नमस्कार। कॉफ़ी हाउस विचार मंच के विशेष कार्यक्रम चर्चा चौकसी में एक बार फिर हम आपके सामने हैं। हर शनिवार को दोपहर 2 बजे हम आपसे विभिन्न विषयों पर विमर्श करते हैं। हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद रहते हैं। हम बात करते हैं शहर के विकास की संभावना पर। किसी भी शहर के नगर के डेवलपमेंट में विकास के सारे आयामों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षा का होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है। जनरली सामान्यतः हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को डेवलपमेंट कहते हैं, विकास से जोड़कर देखते हैं। ऐसा एक सामान्य मना स्थिति बनी हुई है। लेकिन विकास में समाज की सामाजिक मूल्यों की, सामाजिक में हो रहे लगातार परिवर्तनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राजनीति की भी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए आज शहर विकास की संभावना में समाज मूल्यों की, समाज में नित्य नए हो रहे बदलावों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, किसी भी शहर के विकास में राजनीति की कितनी भूमिका है, इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे बीच में हमारे मंच पर मौजूद हैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के सोशल साइंस के डीन और पूर्व में राजनीति विज्ञान के एचओडी रह चुके प्रोफेसर रामशंकर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉफ़ी हाउस विचार मंच के इस कार्यक्रम में चर्चा चौकसी में। एक सामान्य परिकल्पना हम लोगों के वर्तमान में जो है, विकास को हम जोड़कर देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से लेकर, और विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट तो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है ही है। मानवीय मूल्य, सामाजिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य, इनका हमें लगता है एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो क्या आप सोचते हैं डेवलपमेंट में इनकी भूमिका, इस पर हम आपका नजरिया जानना चाहते हैं। जी, धन्यवाद आपका मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। और ये ज़रूर कहूँगा कि ये एक बहुत अभिनव और बहुत अच्छी पहल आपके इस समूह ने किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जर्नलिज्म के जो उभरते हुए नए आयाम हैं, ये उनको पुष्ट करता है और दिशा भी एक देता है क्रिएटिव, सृजनात्मक, जिससे सामान्य जन जुड़ सकें आपके इस विचार मंच से, अपनी बात को बृहत्तर समाज तक पहुंचा सकें। तो पहली चीज़ तो मैं आप सभी लोगों को बहुत साधुवाद देना चाहता हूं और धन्यवाद इस बात तक करता हूं कि आपने मुझे यहां पर आमंत्रित किया। ये जाबालीपुरम शहर महर्षि जाबाली की तपोभूमि माँ नर्मदा रेवा के तट से, ये बड़ी समृद्ध भूमि है। जी जी, इसका इतिहास और इसकी परंपरा ही नहीं, इसकी जो जियो स्ट्रैटेजिक बनावट है, जो इसके नीचे जो ग्रेनाइट पत्थर है, जी जी, उसका आपको एक बानगी निश्चित तौर पर तब मिली थी जब यहाँ भूकंप आया था। जी जी, तो जिस तीव्रता का भूकंप मापा गया था, उतनी तीव्रता के भूकंप में जो क्षति होनी थी मटेरियल, जी जी, वो नहीं हुई। और उसका कारण सिर्फ एक था कि इसके नीचे भूमि में ग्रेनाइट है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रॉक्स जो होता है, पत्थर। तो इसीलिए आप ये देखिए, हमने तो उसकी अनुभूति की थी, आवाज़ बहुत हुई थी जी। जब इतना मजबूत पत्थर टूटता है तो आवाज़ होती है, लेकिन ऊपर सरफेस पर हमको उतना विभीषिका इसकी नहीं देखने को मिली थी। तो कह लीजिए कि यहाँ की तो भूमि में बड़ी ही समृद्धि और बड़ी ताकत है। तो ये तो हमारा जो जबलपुर है, इसमें संभावना भी बहुत है। इसकी अपनी शक्ति, जो आंतरिक शक्ति है, वो बहुत है। बहुत ही समृद्ध परंपराएं हैं, वो चाहे साहित्य के संदर्भ में हो, चाहे राजनीति के संदर्भ में हो, और शिक्षा जगत में। आज अगर आप देखिए तो हमारा ये जो शहर है, ये मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशनल हब के रूप में उभर रहा है। जितने शिक्षण संस्थान, जितने विश्वविद्यालय जबलपुर में हैं, वो अन्य मध्य प्रदेश में तो मेरे ख्याल से किसी अन्य जगह पर नहीं है। तो संभावनाएं बहुत हैं, परंतु ये ज़रूर है कि कई बार क्या होता है कि जो काल चक्र है, उसमें कोई एक ऐसा बिंदु आता है जिस बिंदु पर धारा मुड़ जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो पैंडेमिक विगत 1.5-2 वर्षों से जिससे पूरा संसार आक्रांत है, सिर्फ जबलपुर की ही बात नहीं है। इस पैंडेमिक ने जो मानव रहन सहन,
सोच, विचार, आचरण, मूल्य सबको आमूल चूल परिवर्तित कर दिया है। और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग कितना गंभीर है ये परिवर्तन, उसकी गंभीरता और उसकी व्यापकता को शायद समझ नहीं पा रहे हैं। तो अब आप सहज कल्पना कर सकते हैं कि जब हम आप जैसे जो बौद्धिक स्तर पर थोड़ा सोचने समझने के काबिल हैं, हम नहीं इसकी पूरी गंभीरता को समझ पा रहे हैं, तो जो एक बहुत सामान्य नागरिक होता है उसके, तो इसके कुछ आयामों पर आपका मैं चाहूँगा कि आप लोग भी विचार करें इस पर। जी। अब आपको अगर स्मरण हो तो जब ये पेंडेमिक शुरू हुआ था और 2-3 महीने बीत गए थे, जब ये बहुत ही व्यापक रूप में फैल चुका था, लॉकडाउन्स लग चुके थे, स्मरण कीजिए कि जन्म और मृत्यु हमारे अपने हिंदू संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं किसी व्यक्ति के जीवन में। जी बिल्कुल। जन्म तो ठीक है, मृत्यु जो होती है वो बड़ी उसकी एक दार्शनिक और उसकी मूल्यों के संदर्भ में भी बड़ी उसकी एक महत्ता है। इसीलिए हमारे यहाँ मृत्यु पश्चात अनेक संस्कार हैं, है ना, और जिसमें पूरा समाज, न केवल परिवार, पूरा समाज उसमें आता है, सहभागी होता है। अब आप याद करिए कि उस वक्त क्या हुआ। जो लोग कोरोना से संक्रमित हुए वो अस्पतालों में गए और अस्पतालों में जाने के बाद उनकी बॉडी जी सीधे क्रियाकर्म उनका कर दिया गया। परिवार के लोग दूर से शायद देख लिया उन्होंने, है। अब आप कल्पना करिए उसकी, जिस चीज को हम हजारों वर्षों से हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है, हमने जो संस्कार संपन्न किए हैं, कुछ भी नहीं। एक बेटा एक माँ गले मिल करके यदि कोई संक्रमित हो गया उसकी सेवा नहीं कर सकते थे। ये मूल्यों का ऐसा परिवर्तन था जिसको शायद हम और आप कल्पना नहीं करते थे कि साहब ये, आप याद करिए, स्मरण कीजिए कि किसी का बच्चा अगर विदेश में था जी तो बड़ा छाती फुला के कहता है साहब मेरा बेटा वहाँ है, और वो काल ऐसा है मेरा बच्चा भी विदेश में था उस वक्त, और विश्वास मानिए मेरी सांसें अटकी हुई थी, और आखिरी फ्लाइट जो हिंदुस्तान में लैंड की किसी तरह से 10 फ्लाइट्स कैंसिल करके यहाँ से वहाँ से यहाँ लेकर के आए, और फिर भी पूरे परिवार की सांस अटकी हुई थी। पूरे 21 दिन उसको क्वारंटाइन रखा था। एक एक हरकत पे उसको, कहने का आशय ये कि जो चीज़ें हमें बड़ी, या कोई आदमी बहुत बड़े आदमी थे साहब, सारे संसाधन थे, संक्रमित हो गए, चले गए, पता नहीं चला, परिवार नष्ट हो गए। हम लोग के यहाँ जब हम अतिथि देवो भव लेके चलते हैं, और जब हमारे यहाँ कोई आ जाता था तो आप याद करिए भयाक्रांत हो जाते थे कि भाई दूर बैठो जरा सा, और बाहर बैठो और जूता उतारो, ये सैनिटाइज करो, वो करो। मतलब हृदय में ये था कि भाई आओ नहीं, अभी मत आओ, और न हम किसी से मिलने जाते थे। मानवता की ये जो कनेक्टिविटी थी, समाज जिससे बंधता था, यही ध्वस्त हो रही थी। हाँ, मतलब ये कनेक्टिविटी, इसी से तो समाज बन रहा है, बुद्ध के हम साथ, यही बिखर रही थी। तो ये सब ऐसी अकल्पनीय सी स्थितियां थीं। इसमें आप देख लीजिए, शायद ही कोई विकास की बात हो रही थी, शायद ही कोई अन्य साहब की आर्थिक दर गिर रही है, या शिक्षा ग्रहण करनी है, या साहब ये उत्सव मनाना है। अरे जी, तो ये मतलब आप ये सोचिए ना कि ये जो बिंदु थे जो समाज को परिभाषित करते थे, ये बिंदु समाप्त हो गए, उत्सव समाप्त हो गए, मिलना जुलना समाप्त हो गया, संस्कार। और ऐसा हमको आपको शायद लग रहा है कि ये मतलब सब बीती बात हो गई, परंतु जितना मैं कुछ जो मैं पढ़ता रहता हूँ, जो जर्नल्स होते हैं मेडिकल, उसमें ये नया वेरिएंट जो आया है ओमिक्रॉन, एक ये डेल्टा माइक्रॉन करके एक नया वेरिएंट आ रहा है जी, जो बहुत खतरनाक है। और ये आप जानते हैं, शायद आप लोग तो जानते ही होंगे कि
हम लोग वायरस के संसार में रह रहे हैं। जी जी। ऐसा नहीं है कि वायरस मेरे संसार में रह रहा है, वायरस के संसार में रह रहे हैं। हमारा जो बॉडी का एक एक सेल है वो माइटोकॉन्ड्रियल जो होता है ना, उसी से चल रहा है। हर एक सेल में व्यवस्थित है बैक्टीरिया, वायरस, ये सब। इन बातों को हम कभी समझते थे, हमें ऐसा लगता था कि हम ही हैं। जी जी। हमारा विकास चाहिए, बाकी जो ये समग्र पूरा संसार है इससे हमें लेना देना नहीं है, जिसको हम कहते हैं मैन सेंटर्ड अप्रोच टू डेवलपमेंट। जी जी। यानी विकास की मानव केंद्रित अवधारणा। मनुष्य, उसके लिए पेड़ काटो, टेबल कुर्सी बनाओ, ठीक, उसके लिए फैक्ट्री लगाओ, धुआं निकल रहा है कोई बात नहीं, चलेगा। आप जेनेटिक इंजीनियरिंग करते जाओ सॉरी, जेनेटिक इंजीनियरिंग करते जाओ। ये कोरोना वायरस निकल गया। जी जी। जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही तो ये दुष्परिणाम है। तो ये जो विकास की अवधारणा थी, इस विकास की अवधारणा को रीथिंक करने की जरूरत है। पता नहीं कितना गंभीरता से हम इसको रीथिंक कर भी रहे हैं कि नहीं। और गांधी जी जैसा कह के गए, होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहिए भाई, पूरा समग्र संपोषित विकास। अब ये सब दुर्भाग्य ये है कि ये नारे से बन के रह गए हैं, इसको जीवन मूल्यों के साथ हम लोगों ने आत्मसात नहीं किया है। ये अब हम ये कहेंगे कि यहाँ पर हमारी पूरी शिक्षण व्यवस्था की, और न केवल शिक्षण व्यवस्था की, बृहत्तर समाज की, जैसे हम और आप मान लीजिए जी, प्रबुद्ध वर्ग हैं, कोई साहित्यकार है, कोई पत्रकार है, कोई अन्य ऐसा व्यक्ति है, या साधु संत महात्मा है, मतलब जो जिसकी बृहत्तर समाज सुनता है, जो विमर्श खड़े कर सकते हैं समाज में सही जी जी, सही मूल्यों के, सही दिशा के, तो कमी है इसमें। हम वो जो सार्थक विमर्श होते हैं विकास के, जी जी, वो हम खड़े नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बौद्धिक कौशल की कमी है किसी स्तर पर। जी जी, बहुत है बौद्धिक कौशल। आप देख लीजिए, अभी कोई बिना मतलब की बात बखेड़ा खड़ा कर दीजिए और देखिए इसमें कितने तर्क कुतर्क लोग प्रस्तुत कर देंगे। तो कहने का आशय ये है कि जो समाज में विमर्श खड़े होने चाहिए, जी जी, जो सार्थक चीजें हैं, जिनका बड़ा दूरगामी, एक दशक नहीं, एक सदी नहीं, सहस्त्राब्दी तक जिसका असर पड़ेगा, वो विमर्श हमें खड़े करने पड़ेंगे। और क्या ही बढ़िया बात हो कि ये जो हमारा शहर है, जी जी, जावालीपुरम, यहाँ से हम ये विमर्श, इसकी शुरुआत कर सकें, जी जी, बिल्कुल। हम सूत्रपात कर सकें, शंखनाद कर सकें, उस प्रकार के विमर्श की जो शायद सहस्त्राब्दियों तक सोच को, जो धारा है मानव समाज की, जी जी, उसको जो परिवर्तित कर सके। तो ऐसा कुछ मेरे मन में इच्छा है। और बातें तो बहुत कुछ है, लेकिन यदि आप कुछ उसी परिप्रेक्ष्य में आप इस मंच पर मौजूद हैं जी, कि उस जी, विमर्श को, एक छोटा सा पार्ट है, हमने भी यस, जी, शुरुआत की है, जी, जी, अंकुरण की तरह है, जी, निरूपण जी, करके जी, इसको आगे बढ़ाने का है, उसमें आप शामिल हैं। तो उस विमर्श में ही आपका पार्ट है कि जी, डेवलपमेंट में आपके सामाजिक बदलाव की कितनी भूमिका है और किस तरह से हम जा रहे हैं, ये जी, आप जी, जानना जी, चाहिए। जी, जी। देखिए, ये जो अब हम यदि मान लीजिए शहर की अपने बात करें, जी, तो एक तो थोड़ा सा दुर्भाग्य ही कह लीजिए कि जो विकास की अवधारणा है वो हमारे यहाँ टॉप टू बॉटम फ्लो करती है। मतलब ऊपर से जिस तरह का कहिए नियोजन हुआ, नीतिगत निर्णय हुए, वो नीतिगत निर्णय हमको स्थानीय स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर लागू करने पड़ते हैं। जबकि ऐसा मेरा मानना है कि जो विकास की अवधारणा है वो ग्रास रूट से, तृणमूल से उपजनी चाहिए। जी, जो सामान्य जनमानस है ना, वहाँ से उपजनी चाहिए। एक बार आपके इसी जबलपुर स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव हुआ था, बहुत पहले की बात है, जी, जी, 3-4-5 साल पहले की बात है। जी, तो उसमें मुझको भी एक
वक्ता के रूप में एक सेशन ने बुला लिया था, कीनोट एड्रेस स्पीकर। तो मैं बैठ के सब लोगों की बातें सुन रहा था और बड़ा मतलब जटिल सा नियोजन, ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, इस तरह की चीज़ें चर्चाएं चल रही थी। तो मैंने जा कर के वहाँ बाकी बातों के साथ कुछ छोटे छोटे प्रश्न खड़े किए। हमने कहा भाई मान लीजिए अगर हम जबलपुर के विकास की बात करते हैं तो हमारा जो रेडी वाला है, जो फुटपाथ पर दुकान लगा रहा है, जो फेरी कर रहा है, ठीक, हमारे यहाँ के जो कह लीजिए निशक्त जन है, ये जो स्मार्ट सिटी की परिकल्पना है, इसमें आपने इन लोगों को कैसे फैक्टर इन किया है? एंड दे शुड बी अ बेसिक पार्ट ऑफ योर डिजाइन स्मार्ट सिटी के। अमेरिका में ये जो स्मार्ट सिटी का एक्सपेरिमेंट था, ये डेट्रॉयट शहर में शायद किया गया था। इट इज अ फेल्ड एक्सपेरिमेंट। पूरा शहर वहां भूतहा शहर बन के खड़ा है आज के दिन, जो कभी थ्राइविंग इंडस्ट्रियल। कारण क्या? कारण उसका ये था कि देखिए स्मार्ट सिटी बनाने के लिए और जिस तरह की बात करना है साहब, चमचमाती हुई सड़कें, शानदार बिल्डिंग्स, फ्लाईओवर, हवाई जहाज कनेक्टिविटी, दिस दैट, ये अभी इसे विकास मानेंगे तो थोड़ा मतलब मैं तो संकोच कर जाऊंगा। और इसके लिए आपको संसाधन चाहिए। संसाधन कहाँ से लोगे? यही जनता से तो लोगे। और जिस स्तर से आप जनता से संसाधन निकालेंगे, क्या उसका आप आउटपुट दे पाएंगे प्रोडक्टिव? जनता को क्या दे रहे हैं? सो हमें लगता है कि जब विकास का संदर्भ सोचें और स्थानीय स्तर पर जब सोचें, सही बात है, तृणमूल से निकलनी चाहिए ये बात। तो आप उस रेडी वाले से बात की आपने मैंने तो उनसे पूछा था उस स्मार्ट सिटी कि आपने कितने जो इस तरह के लोग थे, इनसे जाकर के संवेदना पूर्वक विमर्श किया, कुछ मंथन किया। भाई आप जानोगे नहीं उनको तो आप इस शहर के बारे में क्या करोगे भाई? तो ये सब बातें दीज आर। देखिए पाओलो फ्रायर एक बहुत बड़े पेडागोजिस्ट हुए हैं, शिक्षाविद हुए हैं। तो उन्होंने लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो हैं वहाँ पर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, उसको कल्चर एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं। बड़ी मज़ेदार बात उन्होंने की। उन्होंने विकास की अवधारणा के ही बारे में एक्सपेरिमेंट्स किए। उनका ये गंभीर मत था कि जो ये बड़े बड़े एयर कंडीशन बंद कमरों से विकास निकलता है और जो इसका सिद्धांत निकलता है वो किसी काम का नहीं होता है। स्थानीय स्तर पर जो हमारे पास बौद्धिक संसाधन है वो पर्याप्त है उस स्थानीय समस्या को सॉल्व करने के लिए। तो कल्चर सर्किल एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए। वो गांव में चले जाते थे, रात में सारे बाशिंदों को इकट्ठा करते थे, अलाव जलाते थे, उसके चारों तरफ बैठ के अनपढ़ गंवार लोग, और उनके सामने उन्होंने बात फेंकी। कहा साहब आपके यहाँ की प्रमुख समस्या क्या है? तो वहां से निकल के आया कि साहब प्रमुख समस्या तो ये है। अच्छा भाई इसका समाधान क्या है? और ही वॉज स्टन्ड टू फाइंड जो क्रिएटिव सोल्यूशन उन गांव वालों ने, अनपढ़ जो थे, उन्होंने दिए। वो बड़े बड़े जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बैठे आचार्य थे वो नहीं दे पाए। तो हमें ऐसा लगता है कि हमको जब कभी भी हम शहर के विकास की, स्थानीय विकास की बात करें या फिर राष्ट्र के विकास की भी बात करें, तो हमको तृणमूल से प्रारंभ करना चाहिए और हमारे इस तृणमूल में बड़ी शक्ति है। आपने अच्छी बात कही। तो हम वही जानना चाहते हैं कि तृणमूल से अगर हम डेवलपमेंट की शुरुआत करते हैं तो नए नए आइडियाज मिलते हैं। समाज में जब से मानव का विकास हुआ तो समाज लगातार परिवर्तनों के साथ बदलता रहा। वर्तमान में आप किस तरह का समाज देख रहे हैं? क्या एक दूसरे का कोऑपरेटिव है, विश्वसनीय है, भरोसा कर पा रहा है मानव को मानव का समाज? आपको क्या लगता है और कितनी ज़रूरत है उसको? जी देखिए, हम प्रारंभ इस बात से करेंगे कि हमारा एक परंपरागत भारतीय समाज था। आप सब लोगों का भी ग्रामीण संदर्भ होगा, मेरा भी ग्रामीण संदर्भ है। स्मरण कीजिए कि जब हमारे यहाँ किसी के यहाँ पर परोजन पड़ता था तो हम किराए से कभी सोने के लिए बिस्तर, खाने के लिए सामान खरीदते नहीं थे। पता चला वो बड़े बड़े नेटों में भर करके लोग क्या दूध ला रहे हैं साहब, खटिया चली आ रही है जी। अब आप यहाँ 100 खटिया पड़ गई,
वो मैंने कोऑपरेशन देखा। या कोई पंडित जी थे जो बड़ा अच्छी सब्जी बनाते थे, ही केम श्रमदान और उससे कार्य कर रहे हैं। देखिए, वो हमारा बंधा हुआ समाज था, एक दूसरे के प्रति बड़ी गहरी संवेदना थी। आज दुर्भाग्य से छिन्न भिन्न सा समाज है। संभव है कि आपके पड़ोस में ही कुछ गंभीर किसी को समस्या हो और आपको या पता न हो, या आप की संवेदनाएं सुषुप्त हो गई हो, आप जानकर भी सहभागी और खड़े नहीं होने जाते। ये थोड़ा सा, ये तो ज़रा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और इसको अगर हम ये कह दें कि साहब हम आधुनिकता या पाश्चात्य जगत से आयातित मूल्यों के कारण ऐसा हो रहा है, तो मैं ये नहीं मानता। मेरा थोड़ा बहुत अनुभव विदेश में रहने का और वहाँ के समाजों का अध्ययन करने का है। बहुत संवेदनशील हैं लोग एक दूसरे के प्रति। अभी एक वास्तविक घटना है जो मेरे एक मित्र ने मुझे बताई। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में एक छोटा सा कोई गांव था, विलेज था, वहाँ कहीं भी ताला नहीं लगाया जाता और दुकान में वहाँ कोई व्यक्ति नहीं बैठता। हर चीज़ का मूल्य लगा हुआ है और जो भी व्यक्ति वहाँ खरीदने जाता है उसने वो चीज़ उठाई और उतना मूल्य रखा, डिब्बे में डाला और चलाया। कई वर्षों बाद एक घटना वहाँ घटी कि कोई वो सामान लेके चला गया, उसने नहीं डाला पैसा। तो शाम को जब हुआ तो ये हुआ कि साहब तो चोरी है और ये है वो है। तो वहाँ की सिटी काउंसिल बैठी और उन्होंने कहा कि क्या करना चाहिए, हम लोग को कुछ चौकीदार रखना चाहिए, कैमरा लगाना चाहिए, ये वो करना चाहिए। लेकिन जो निर्णय लिया सिटी काउंसिल ने, मैं सही बताऊं, मेरे लिए बड़ा भावुक सी बात थी। उन्होंने कहा नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें जो हमारा समाज है और उसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए। ये अपवाद स्वरूप घटना हुई और हम सिर्फ एक आग्रह करेंगे, यदि किसी ने मजबूरी में ऐसा किया हो तो वो भाई मतलब आकर के वो पैसा जमा कर दे और नेक्स्ट डे पैसा जमा होगा। तो समाज का ऐसा विश्वास कि नहीं साहब हम पनिशमेंट नहीं देंगे उसको, उसकी जो मूल्य है मानवीय उसको पोषित रखेंगे। तो अब ऐसा हम कर पाते हैं। तो क्या कल्पना भर रहेगा हिंदुस्तान में हमारे यहाँ ये? नहीं, कोई भी देखिए, जो भी चीज मानव मस्तिष्क में आई वो कल्पना नहीं होती। आविष्कार उसी समय हो जाता है जिस वक्त किसी जेम्स वाट के दिमाग में आता है कि ये ढक्कन कैसे उठ रहा है, उसी समय आविष्कार हो गया, निश्चित जान लीजिए। देखिए, सिद्धांत गढ़ते जाते हैं, बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं सिद्धांत के, लेकिन कोई एक बंदा उस पर चढ़ता है और उसको व्यवहार रूप में परिणित कर देता है। तो अगर ये पहाड़ न बना हो, वो चढ़ेगा कहाँ से करेगा? तो सर, ये विमर्श हो रहा है, हम और आप इससे चिंतित। मैं तो अपने सारे स्टूडेंट से इन सभी बातों को शेयर करता हूँ। विषयगत बातें तो होती ही हैं, लेकिन ये बातें ज़रूर उनसे करता हूँ, बीज डाल देता हूँ उनके अंदर। तो मुझे लगता है कि सर ये कल्पना नहीं आएगा। किसी तरह की हमें अपने व्यवहार में, आपने कहा कि आएगा, आशावादी बात है और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। आपने कहा विमर्श बच्चों को आप बताते हैं जी, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है इसमें और क्या करने की जरूरत है? देखिए, हमारी जो शिक्षण व्यवस्था है एक तरह से वही इंजन होती है। समाज में किस तरह के मूल्य व्याप्त होंगे, आचरण के क्या पैटर्न्स इमर्ज करेंगे, ये अधिकांश चीज़ें पहले घर में होती थीं। वो शिक्षण माता पिता हमारे जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ करके, कहानियाँ सुना करके, पंचतंत्र इत्यादि पहले वो होता था। अब स्कूल्स आ गए हैं और स्कूलों, तो इसका सूत्रपात स्कूलों से या उच्च शिक्षण की जो संस्थाएं हैं वहाँ से होना चाहिए। क्योंकि मैं लगभग 34 वर्ष मुझे उच्च शिक्षा में हो गया और अब तक मेरा यह दृढ़ विश्वास हो चुका है कि संघर्ष के जो बिंदु हैं समाज में, उनका शमन इन्हीं उच्च शिक्षण संस्थाओं से निकलेगा। एक प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ आ रहा है जी। विश्वविद्यालयों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप जरूरी होना चाहिए। सरकार की क्या भूमिका हो सकती है? अब उनका मान जो आप कह रहे हैं शिक्षा जी, देखिए, एक चीज़ तो ये जान लीजिए कि भारत जैसे राष्ट्र में जहाँ संसाधनों का
थोड़ा अभाव है, अभी इतना नहीं है जी। वहाँ मुझे लगता है कि जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है, यानी पूरे समाज की है। सरकार मीन्स पूरे समाज की जिम्मेदारी, तो सरकार की जिम्मेदारी। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें संसाधन सरकार को करना चाहिए, उपलब्ध कराना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या होगा अगर मान लीजिए आपने पूरी तरह प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। प्राइवेट सेक्टर का प्रॉफिट मोटिव होता है। विजय माल्या आपको कौन सा पीठ स्थापित करेंगे? कहेंगे साहब शराब कैसे बनाई जाए इसकी पीठ स्थापित। गांधी पीठ नहीं होगी सृजित, अंबेडकर पीठ सृजित नहीं होगी, वहाँ होगी कि साहब ये, बिकॉज इट्स प्रॉफिट मोटिव। तो ये हमको लेना पड़ेगा, दिशा बदल जाएगी। और आपको मैं कुछ आंकड़े बता रहा हूँ। हम लोग कहते हैं कि साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिनको लीपिंग टाइगर कहा जाता है, डेवलपमेंट उन्होंने बहुत त्वरित गति से किया। 20-25 सालों में वो कर लिया जो कोई नहीं कर पाया दुनिया में। तो उन्होंने 29% अपने जीडीपी का इन्वेस्ट किया एजुकेशन में, 29%। हम कितना करते हैं? 2017 के आंकड़े आपको बता रहा हूँ, 3.17% करते हैं सरकारी खर्च का, नॉट जीडीपी। जो सरकारी बजट है उसका 3.17% करते हैं। हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितना खर्च करते हैं आइडिया है आपको? पैथेटिक 0.7%, 0.7%, है ना? तो आप इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ना। यू कांट इन्वेस्ट इन मतलब ये नेताओं के हेलीकॉप्टर, और ये मतलब कभी लगता नहीं आपको कि एक नेता आता है और 20 कारें उसके पीछे आ रही हैं? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? क्या मतलब भाई? अगर हमारे यहाँ एक बच्चा भूखा है और 25 कारें उनके काफिले में जा रही, दैट्स क्रिमिनल। वो क्रिमिनल एक्टिविटी है, उसको लेजिस्लेशन से पनिशेबल ऑफेंस करना चाहिए। तो ये तो जिम्मेदारी तो हमारे कुल। आपने नई शिक्षा नीति में कहा कि 6% ऑफ दी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हम लगाएंगे। इतने दिन हो गया शिक्षा नीति को आए, कितना % लगा रहे हैं साहब? मैं विदेश गया था तो वहाँ एक मुझे प्रोफेसर साहब मिले, उन्होंने असिस्टेंट रखे थे और उनको जो हमारे यहाँ के प्रोफेसर की सैलरी होती है वो देते थे। हमने कहा हाउ कैन यू अफोर्ड? कहने लगे नहीं, दिस इज व्हाट माय यूनिवर्सिटी गिव्स मी एंड दे आर कैपेबल पीपल, हमने इनको रखा है। तो कहने का आशय ये है कि अब आप देख लीजिए, हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि सब हमारे शिक्षा जगत के जो लोग हैं सब बड़े शानदार व्यक्ति हैं और बड़े मूल्यवान हैं, और देखिए ऐसा तो है नहीं, है ना। लेकिन जब आप संसाधन लगाएंगे तो स्नय क्वालिटी इंप्रूव होगी। बताइए आईएएस जो बनते हैं टॉप ब्रेन्स बनते हैं कि नहीं? बिल्कुल। क्यों बनते हैं? वहाँ संसाधन, वहाँ इन्वेस्ट किया है। तो दुर्भाग्य से ब्रिटिश इन्वेस्ट करके गए थे, हम वही इन्वेस्टमेंट कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो इसलिए यू गेट द टॉप ब्रेन्स। यहाँ से टॉप ब्रेन अगर विदेश भाग जा रहा है, आईआईटी में यहाँ के पढ़ता है, चला जाता है बाहर काम करता है, हालांकि अच्छी चीज़ है वो, मैं समझता हूँ भारतीयता को बाहर स्प्रेड कर रहा है ना। जैसे ओशो ने किया, बहुत अच्छी चीज़ की, यहाँ से गए वहाँ पूरा मानस बदल दिया। तो इसी तरह से हमारे जो भारतीय बाहर जा रहे हैं, मैं तो बाहर देख के आया हूँ, वो भारतीय संस्कृति बड़ा मतलब बड़ा स्थापित कर रहे हैं भाई वहाँ। और लोग जो है अब मतलब ये मंत्र चाहिए और ये बताइए ज़रा इसका मतलब, ये इस तरह की बातें करते हैं। तो वो भी खैर ठीक है, परंतु ये ज़रूर कहेंगे कि साहब इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए, रिटर्न मिलेगा। बुद्धि, देयर इज़ ओनली द एरिस्टोक्रेसी ऑफ इंटेलेक्ट, यानी सिर्फ बुद्धि की अभिजात्य वर्गीयता है इस संसार में और किसी चीज़ की नहीं। बुद्धि है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। देखिए, नॉलेज इज द लिबरेटर फ्रॉम द फोर्सेज ऑफ नेचर एंड सोशियो इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट्स। यदि हमारे पास बुद्धि है तो भौतिक सीमाओं को हम तोड़ सकते हैं, सामाजिक आर्थिक सीमाओं को तोड़ सकते हैं, है ना। ये तभी बिल्कुल ठीक है। तो नॉलेज का जनरेशन
यही शिक्षण संस्थाओं से होता है। उसके लिए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। इन्वेस्टमेंट जरूरी है। बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ टाइम्स ऑफ इंडिया से नीलेश चौधरी एनपीटीआई से, उनका कोई सवाल आपको? सर ये अभी गवर्नमेंट निर्णय कर रही है, प्लान कर रही है कि लड़कियों की उम्र है शादी की वो 21 साल करने की प्लान कर रही है जी। तो इसका पॉलिटिकली और सोशली कितना इम्पैक्ट रहेगा आने वाले समय, क्योंकि 18 साल तो वोटिंग का राइट है उनको, तो हाँ। उसके बाद इंटरनेट पे डाटा शेयरिंग भी परमिसेबल है आफ्टर 18, तो क्या 21 के वो रेजोल्यूशन आके 21 पे कैरी ऑन हो जाएगा? 21 साल सर, की अगर- उम्र डाल सकते हो आप? सर अगर मेरा व्यक्तिगत मत लीजिए तो बहुत से निर्णय मुझे तर्क से परे लगते हैं। तो मतलब उनमें कोई, देखिए जो भी निर्णय सरकार ले उसको बहुत गंभीर सामाजिक अध्ययन से निकला हुआ निर्णय हो। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी जो रिसर्च करती हैं, जैसे मैं सोशल साइंस, मैं सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट का हेड हूँ आजकल, वो चार्ज मिला हुआ है तो थोड़ा सोशियोलॉजी भी पढ़ने लगा हूँ। तो विदेश में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ सोशियोलॉजी में ऐसा रिसर्च होती है कि देन दे सजेस्ट टू द गवर्नमेंट कि यू डू दिस। तो हम ये तो नहीं जानते कि आधार क्या है सरकार, क्योंकि बिना आधार के अगर ये निर्णय लिया गया है तो ये कोई बेमतलब का निर्णय है, इससे कोई है ना। लेकिन अगर कोई इसका सामाजिक आधार है, मान लीजिए अध्ययन किया गया और ऐसा पाया गया कि जो डिवोर्स रेट है वो 21 साल की अगर लड़की होती है और लड़का इस उम्र का होता है तो डिवोर्स रेट में ड्रास्टिक फॉल आती है ना। तो यानी जो पारिवारिक टूटन है वो इससे जुड़ी हुई है। तो अगर इस तरह का कोई कोरिलेशन सरकार को मिला और उस पर आधारित उसने निर्णय लिया तो बड़ी अच्छी बात है। फिर हमें अभी पता नहीं है ऐसा कोई कोरिलेशन मैं नहीं जानता। सामाजिक इफेक्ट पड़ने वाले हैं इससे, क्या आपको लगता है अगर हो जाने से? क्योंकि वैसे भी शादियाँ आजकल 30 के बाद, 32 के बाद, 28 के बाद ही लोग कर रहे हैं, जो यूथ है। जी, क्या देख रहे हैं आप? देखिए मैं एक चीज़ तो इस निर्णय की जो मुझे संभावित लगती है कि हो सकती है और एक अच्छा परिणाम उसका है, वो ये है कि जो हमारे यहाँ लड़कियां हैं वो स्वावलंबी हो सकें, मतलब वो अपनी आजीविका या अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। तो 18 वर्ष में तो शायद ही नौकरी किसी को मिलती हो। 21 वर्ष तक आते आते व्यक्ति ऐसी अवस्था में आ जाता है कि उसका एक भविष्य प्रोफेशनल उसका जो करियर है वो निर्धारित हो सकता है। तो शायद ये एक चेतना अगर हो कि लड़कियां अगर स्वावलंबी हैं तब उनकी मैरिज की जाए, तो इससे वो एक इक्वल फुटिंग पर आ करके, अदरवाइज़ जो हमेशा रहती है बात कि वो थोड़ा एक पायदान नीचे मान करके लड़की को और लड़की वालों को चलता है समाज, तो हो सकता है उस चीज़ को ऑफसेट किया जा सके। एक ये संभावित ये है। प्रयास टाइम से डॉक्टर प्रवीण मिश्र हमारे साथ हैं, उनका कुछ सवाल। आपने पेंडेमिक की बात की और पेंडेमिक के परिदृश्य की बात की। तो पूरे परिदृश्य में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों समाज दिख रहे हैं। जी, सकारात्मक समाज था जो सड़कों पर उतरकर लोगों की मदद कर रहा था, लोगों को खाना खिलाने में मदद कर रहा था, लोगों की तरह तरह से मदद कर रहा था। एक नकारात्मक समाज था जो लोगों को लूट खसोट में लगा हुआ था, अनावश्यक रेट्स बढ़ाकर दाम ले रहा था, 50 रुपये का नारियल 200 रुपये में बेच रहा था, बहुत सी दवाइयों की मारामारी अस्पतालों में। तो ये जो सकारात्मक समाज से बच्चे निकले, नकारात्मक समाज से लोग निकले, इसमें उनकी परवरिश का भी बहुत बड़ा योगदान रहा हुआ। जी 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 जी। इसका मतलब है कि जो गुणवत्ता वाला जीवन नागरिकों में होना चाहिए उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? निश्चित रूप से परिवार से होगी। परिवार से, और परिवार से जब होती थी तो हमारे जो बुजुर्ग होते थे वो इसका सूत्र समझते थे, जी, उसका आधार हमारे ग्रंथ होते थे। ग्रंथ होते। आज शिक्षा के जगत में यदि हम गुणवत्तापूर्ण नागरिक डेवलप करना चाहते हैं तो क्या हमको लगता है कि हमको गीता को शिक्षा की उस सिलेबस में शामिल नहीं करना चाहिए? आवश्यकता है क्या? बहुत 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 मार्मिक बात आपने कही है और मेरे हृदय स्पर्शी बात है ये जी, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि भारतवर्ष की कुछ इतनी उत्कृष्ट परंपराएं हैं, इतनी समृद्ध विरासत है जो विश्व में कहीं नहीं मिलती।
और विशेष तौर पर जो आध्यात्म की विरासत हमारी है वो तो विलक्षण है। और पता नहीं क्यों मुझे तो अब शायद 64 वर्ष का हो गया हूँ इसलिए ऐसा लगता हो, परंतु मुझे अब ये लगने लगा है कि यही मूल है, यही जो आदमी का सूक्ष्म अस्तित्व होता है, ये जो आध्यात्मिक, भौतिक से अधिक आध्यात्मिक ये जो व्यक्तित्व होता है, यही मूल है हमारे यहाँ। तो इसकी इतनी, और गीता और इस तरह के ग्रंथ अनेक हैं, एक क्या अनेक, जिनसे हम ड्रॉ कर सकते हैं अच्छे नागरिक क्या है? अच्छे नागरिक ही नहीं, पूरी शिक्षण व्यवस्था। अब मैं कभी कभी थोड़ा सा संतप्त होता हूँ कि हम इंडियन हैं और हमारे यहाँ ये जो आध्यात्म की ऐसी परंपरा और धरोहर है, इसका शायद ही कोई जिक्र होता हो हमारे सिलेबस में। हम बातें करते हैं कि साहब क्या वो एक निकला है ना कि प्रैक्टिकल के लिए बच्चे जाते हैं, प्रोजेक्ट वर्क, अरे तुम स्पिरिचुअलिज्म में करा दो ना भाई, टेक देम थ्रू अ 15-day कोर्स जिसमें मेडिटेशन की विधाएं हैं, चित्त को जो है एकाग्र करना है, ये सब। और ये सब चीज़ें कई बार शायद कुछ लोग कहते हों कि ये कोई कल्पना है, कल्पना नहीं है। ये विश्वविद्यालय जो भोपाल के पास उसने किया ना, विधायक जी। है ही नहीं, पंडित जी वही वही कहना है कि सरकार चाहती ही नहीं है, क्योंकि सरकार इसलिए नहीं चाहती है कि हम पहले पंथ निरपेक्ष थे संविधान में, जी। हम संविधान संशोधन के बाद हम धर्मनिरपेक्ष हो गए। जब धर्मनिरपेक्ष हो गए तो धर्म के 10 लक्षणों से हम अलग हो गए। अब हम जब धर्म के 10 लक्षणों से अलग हो जाएंगे तो जैसा समाज हमको पीढ़ियों से मिला था आध्यात्मिक विरासत वाला, वो समाज हम कैसे डेवलप करेंगे? तो क्या अब यह आवश्यकता है कि पुनः एक संविधान संशोधन हो, हम फिर से धर्मनिरपेक्ष या धर्म सापेक्ष हो? देखिए, क्या ये होना चाहिए? और अगर नहीं होता है तो क्या हम अपने बच्चों को धर्म सापेक्ष बनाना चाहिए? और इस परंपरा में शिक्षा की जो प्रणाली है और शिक्षक वर्ग जो है प्राइमरी से लेके और उच्च शिक्षा तक, उनका क्या रोल है इसमें? बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ये जो शब्द हमारे यहाँ संविधान में डाला गया संशोधन करके, सेकुलर शब्द डाला गया जी। अब ये जो सेकुलर शब्द है, इसकी इटियोलॉजी अगर आप जाइए इसमें, तो ये पाश्चात्य जगत से आया हुआ शब्द है। उनके लिए धर्म हमारे यहाँ जो धारण करने योग्य है वो धर्म कहलाता है, और वो मूल्य व्यवस्थाओं के और बड़े बहुत ही व्यापक संदर्भ में वो चीज़ की जो धारण योग्य है वो है। उनके लिए ये कल्पना करना जरा मुश्किल है। वो तो दो सेंस में करते हैं, एक करते हैं थीस्ट है, एक एथीस्ट है। अच्छा, हमारे यहाँ सब है, हमारे यहाँ अनीश्वरवादी भी हैं परंपरा में, हमारे यहाँ मतलब ईश्वरवादी भी हैं, द्वैत हैं, अद्वैत हैं। तो मतलब इतना हमारे यहाँ इस तरह से गहराई में जा करके समाज और व्यक्ति को समझा गया, उसके अंतर संबंध को समझा गया। तो ये सेकुलर शब्द उस चीज़ को समझने में नाकाफ़ी है। और इस सेकुलर शब्द का जो आधिकारिक कॉन्स्टिट्यूशनल ग्लॉसरी है उसमें पंथ निरपेक्ष ही लिखा है। ये पंथ है सिर्फ, ये धर्म से इसका तो कोई लेना देना नहीं है ना। कुछ रिचुअल्स हैं जो परफॉर्म करने हैं, अब वो 5 बार झुक करके नमाज पढ़नी है, कहीं जा करके सजदा करना है जीसस क्राइस्ट को, कहीं कुछ मान लीजिए जाके घंटा बजाना है आपको। तो ये पंथ से संबंधित बातें हैं। कर्मकांड है, कर्मकांड का कोई बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से तो कोई मतलब होता नहीं है। सिर्फ ये होता है जो सामान्य जनमानस होता है, जो वो बहुत सूक्ष्म बातें आध्यात्म की नहीं ग्रहण कर सकता है, तो उसके लिए कुछ बड़ा स्थूल तत्व रखे गए हैं जिससे कि वो दिशा भ्रमित ना हो, सही दिशा में चल करके और वो बंधा रहे। तो ये एक चीज़ है। तो ये तो देखिए, मैं इतना तो नहीं कहूँगा कि जो शिक्षण संस्थाएं हैं उसमें ये बाध्यकारी रूप से किया जाए, लेकिन इसको जो जी पारिवारिक स्तर पर तो करना चाहिए। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब कुछ जागृति इस संदर्भ में आ रही है, क्योंकि बड़ी चर्चा होने लगी ना, जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस जिसको है, सडनली वो इमर्ज करने लगा था और दिखाई देने लगा कि साहब इस तरह का एक कुत्सित प्रयास यहाँ हो रहा है, यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो अब लोग जागृत तो हो रहे हैं इस दिशा में। अब हम लोग को भी प्रयास, समझता हूँ कि एक सूत्र पर आपका मार्गदर्शन और चाहिए जी
सूत्र ये है कि हम चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे, मार्शल कौम हुआ करते थे जी और हमारे नागरिक जो हैं वो पूर्ण रूप से शारीरिक सक्षम हुआ करते थे। जी अब धीरे धीरे एक सूत्र निकल के आया कि अहिंसा परमो धर्म, लेकिन वो अधूरा सूत्र निकल कर आया। पूरा सूत्र न किसी ने समझाया, न किसी ने समझाने की आवश्यकता समझी। पूरा सूत्र ये है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदैव च। तो ये धर्म हिंसा तदैव च क्या है? नहीं और देखिए, इसका सूत्र किस ग्रंथ से जुड़ा हुआ है? अब ये देखिए, अब कृष्ण जी ने फिर क्यों उठाया हथियार है? क्यों उन्होंने शिक्षा दी अर्जुन को कि साहब तुम युद्ध करो, अधिकारों के है अधिकारों के लिए युद्ध करो। और बुराई के रामचंद्र जी क्यों गए रावण का वध करने के लिए? ये तो बड़ी गूढ़ बातें हैं और इसको अगर हम इससे विमुख हो जाएंगे, है ना, आज मान लीजिए आपके सामने एक विकराल राक्षस खड़ा हुआ है, एक टेररिस्ट खड़ा हुआ है और आप मतलब एकदम अहिंसा परमो धर्म का तो सूत्र नहीं क्या है। लगता है कि शस्त्र और शास्त्र दोनों साथ साथ दोनों चलने होना चाहिए? चाहिए। तो आप ही ने कह दिया ये चीज, शस्त्र भी हो शास्त्र भी हो। देखिए, कभी भी जो कमजोर होता है वो अहिंसक नहीं हो सकता है। अहिंसक होने के लिए भी आपको शक्ति संपन्न होना पड़ेगा। अगला समझ जाए देख करके कि भाई अभी जब तक हम मतलब मूल्यों के, मानवता की इसके दायरे में रह के बात कर रहे हैं, ये बंदा शांत है, लेकिन इसके भीतर इतनी सामर्थ्य है कि हमारा ये नाश कर सकता है। हम मतलब समाज को शास्त्र के साथ शस्त्रवान भी होना पड़ेगा। जरूर होना पड़ेगा, अवश्य। राकेश मिश्रा हमारे साथ हैं जी, राकेश। इंडिया एक्सप्रेस है उनका। लगभग सारे विषयों में बात की। जी सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस से बात आती है मानव केंद्रित विकास जी और मानवीय संवेदनाओं की। लेकिन मौजूदा दौर जिस तरह से है, इसमें हम एलीट क्लास की क्या भूमिका देखते हैं, जो समृद्ध है, बौद्धिक रूप से भी समृद्ध है। आपकी चर्चा में भी ये बात आई, जो विमर्श करके समाज में बदलाव ला सकता है। इसको हम देख रहे हैं काफ़ी समय से कि ये एक सेल्फ सेंटर्ड माइंड का हो चुका है कि मैं, मेरा बच्चा, मेरा परिवार विदेश में है, देश में है, हमने कर लिया, समाज से हमें क्या इसकी क्या भूमिका होनी चाहिए इसके लिए? नहीं, बिल्कुल आपका जो है कौतुक वो बहुत जायज़ है। आप ज़रा सा दृष्टिपात करिए कि विश्व में जितनी क्रांतियां हुई हैं, जब हुई, तो कभी भी वो जो दलित शोषित वर्ग है वहां से नेतृत्व नहीं आया है। नेतृत्व हमेशा उससे ऊपर जो एलिट क्लास रहा है वहीं से निकला है। तो ये जो एलिट होता है इसकी एक विशेषता होती है, ये इसका कनेक्ट रहता है दलित से भी और शोषित से भी, और इसका कनेक्ट रहता है जो शासक वर्ग है, दोनों से कनेक्ट रहता है। तो ये जो कनेक्ट होता है इसका दोनों से, ये इसको नेतृत्व करने के लिए ये बिल्कुल क्वालिफाई कर देता है। जो व्यक्ति दोनों ही वर्गों की संवेदनाओं को समझता है, दोनों वर्गों की कमजोरियों को समझता है, क्रांति का नेतृत्व वही कर सकता है। लेकिन सर, मौजूदा दौर में ये वर्ग बड़ा चालाक हो गया। समस्या ये है, क्रांति की आवश्यकता है। क्रांति तो आपने जो बात बोली, जवाब उसी में, मौजूदा दौर में ये बड़ा चालाक हो गया है। समस्या आपको ऐसा लगता है क्या लगता है? क्योंकि आप जैसे लोगों का उपयोग समाज कर नहीं रहा है, पॉलिटिशियंस जो है वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। नहीं, ये जो बात आपने उठाई है ना, ये मैं कल जब सर ने मुझसे बात किया तो मेरे मस्तिष्क में ये बात आई कि अगर हमारे इस समाज की सबसे बड़ी, भारत के संदर्भ में यदि हम चर्चा करें तो क्या चीज़ कह सकते हैं, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आई कि जिस वर्ग या जिस तरह के व्यक्तियों को हमारे समाज और राजनीति का नेतृत्व करना चाहिए वो हाशिए पर है। और जो लोग मोटिवेटेड हैं, उनके भीतर का मोटिवेशन, पैसा कमाना हो सकता है, शक्ति, कुछ भी मोटिवेशन उनका हो सकता है, जो मोटिवेशन समाज हित का तो नहीं है, तो ऐसे लोग दुर्भाग्य से आज डोमिनेट कर रहे हैं सोसाइटी को। अब वो देखिए, कई बार जैसे कॉरपोरेट इंडस्ट्रियलिस्ट है, अगर कॉरपोरेट इंडस्ट्रियलिस्ट आवश्यकता से अधिक या शोषण करके पैसा कमा रहा है,
तो वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी, उसको हम सिर्फ नैतिक पतन और ये वो संज्ञा नहीं, इट्स क्रिमिनल, डाउनराइट क्रिमिनल। अगर कोई शिक्षक कुछ गलत आचरण कर रहा है या अपने जो भी उसकी ड्यूटी है उसको नहीं निभा रहा है सही तरीके से, या मान लीजिए अध्ययन नहीं कर रहा है, अध्ययन करेगा तभी तो पता पाएगा, वो क्रिमिनल एक्टिविटी, ही इज अ क्रिमिनल, ही शुड बी पनिश्ड। तो ये जो लोग हैं, एक जो कमजोरी होती है अच्छे आदमी में, कि अच्छा आदमी कमजोर आदमी होता है, मतलब वो इसके अंदर हिम्मत नहीं होती कि वो खड़ा होकर के अपनी बात कह सके। चाणक्य था तो उसके अंदर मूल्य थे, नैतिकता थी और इतनी शक्ति और ताकत थी, आत्मबल था कि खड़े होकर के राजा तक को वो इसी से जुड़ा अच्छी बात ललकार दे। इसके बाद भागलपुर से जुड़ा सवाल था जी, कि जिस तरीके से हम बात करते हैं समाज में बदलाव की सारी चीज़ें, सेकुलर सब डाल दिया गया। अभी कुछ समय से देखते हैं इंडिया में खासकर, हमारे यहाँ से जाकर आपने बताया अपना अनुभव कि देश में विदेशों में हम संस्कृति बचाने का काम कर रहे हैं। हाँ, नहीं कर लेकिन रहे। देश की संस्कृति देश की जा रही है। ये बड़ा अजीब और गरीब एक हास्यास्पद कह सकते हैं। मतलब क्या सिस्टम है, हमारे लोगों की जिम्मेदारी समाज में से निकल के बन नहीं रही है, बात क्लियर हो गई। अब बात आती है कि सरकारें, जिम्मेदार लोग, बौद्धिक लोग, ये भी कुछ एक तरीके से शून्य की स्थिति में है। तो क्या किया जाना चाहिए, कैसे बदलाव संभव है? एक भाई साहब बहुत जटिल आपका प्रश्न है, और बड़ी ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं लगता मेरे में सामर्थ्य है कि मैं इस चीज़ का कोई आधिकारिक उत्तर दे सकूँ। मैं सिर्फ अपना ओपिनियन दे सकूँ। जी जी, है ना। तो मेरा ओपिनियन ये है कि हम लोगों को मैंने एक बार एक मॉडल ड्रॉ किया था, अब बताता हूँ कैसे। ये सारी समस्या इसलिए आई कि हमारे यहाँ प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र हो गया, यानी हमारे यहाँ पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के जाने लगे, वो निर्णय लेने लगे। यदि ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, जहाँ सब लोग मिलकर निर्णय ले रहे हैं, तो इनकी भूमिका नगण्य हो जाती। जैसे स्विट्जरलैंड में आपने कभी नहीं सुना होगा कि वहाँ प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, मिनिस्टर, कभी सुना ही नहीं, क्योंकि वहाँ प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट और मिनिस्टर, दे आर सिंपली क्लर्क्स रजिस्टरिंग दी ओपिनियन ऑफ द पीपल। डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब लोग ये कहेंगे कि साहब कितना साहब 150 करोड़ लोग और दिमाग खराब है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसे हो सकती है? तो यहीं पर तकनीक ने इस बंधन से हमें मुक्त कर दिया है। अच्छी बात कही आप। वी हैव गॉट इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स। आप विंडो रखिए 3 महीने की, रखिए कि साहब ये हमारे यहाँ से सेक्युलरिज्म ये शब्द रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए संविधान में। 3 महीने की विंडो दीजिए, हर बंदा जाके, हर एक की यूनिक आईडी है, हर बंदा जाके अपना वोट डाल के आए, या हम क्या चाहते हैं। लेकिन सर 45 मिनट की चर्चा में एक बात बीच में निकल कर आई थी कि हम जैसे लोगों को बोलने का एक अवसर उस समय से मिल रहा है। जी जी, ये अलग सोशल बात है मीडिया। कि हाँ आप मिल रहा है जी, उसी मिल में रहा है। शायद एक प्रेरणा हो सकती है कि हम लोगों के मन में आया, हम लोगों ने भी चर्चा चौकसे जैसे बहुत अद्भुत start बात कर आपने ली। किया, और बहुत लोग बोल रहे हैं कि आपका अद्भुत कार्यक्रम है, अद्भुत है। क्योंकि हम लोग बोलने का मौका देते हैं, जी जी बोलते कम, जी 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 जी, बोलने का मौका नहीं, आपने हमें पूरा मतलब कहीं Yes. बाधित नहीं अच्छा, किया। मैं एक तो सवाल ये है कि जब बोलने का मौका मिल रहा है तो अब इसको पॉलिटिकल रूप से ना देखें। आजकल ये होने लगा है कि मोदी मीडिया और ये अभी पिछले कुछ समय से ऐसे वर्ग बोलने पे आ रहे हैं। ये अलग बात है कि सोशल मीडिया का दौर है, कुछ भी चल रहा है, कैसे कहेंगे, क्या किस नज़र से देखते हैं, इस अवसर को कैसे बनाया जा सकता है? देखिए सर, ये जो सोशल मीडिया का जो विस्तार एक तरह से हुआ है, जिसमें वो लोग भी कनेक्ट हो रहे हैं अब सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से, जो शायद कभी सोच भी नहीं सकते थे। हाँ। जैसे मैं नहीं सोच सकता था कि मेरी बात इतने व्यापक स्तर पे जा सकती। लेख लिख दिया, कभी अखबार में छप गया, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन इस तरह से लाइव जाएगी जिसमें हमारे एक्सप्रेशंस आएंगे, हमारे भीतर की जो ऊर्जा है शायद वो हो सकता है व्यक्त हो रही। फ्रीडम ऑफ स्पीच। हाँ, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। थोड़ा सा तो कहीं चेक्स एंड बैलेंसेस रखना जरूरी है। एक और बात, आपने राजनीतिक नेतृत्व की बात की,
जी। और उसके संवेदनशीलता के गिरते हुए स्तरों पर भी आपकी चिंता का विषय रहा। जी। अभी जबलपुर के संदर्भ में ही हम देखें तो हजारों ऑटो चालक हैं जो आज अपने रोजगार को लेकर चिंतित हैं और भुखमरी के कगार पर हैं। जी। लेकिन शहर की जो दो मुख्य राजनीतिक पार्टियां हैं वो आज बिल्कुल मुंह में दही जमाकर मौन रखकर बैठी हैं और उनकी लड़ाई यही लड़ने चीज को कह कोई तैयार नहीं है। यही चीज कह रहे थे समाज का विकृत है क्या? नहीं, सर, ऐसे समय ब्यूरोक्रेसी का क्या रोल होगा? ऐसे समय सर देखिए, ब्यूरोक्रेसी तो मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, ब्यूरोक्रेसी से तो मुझे कोई बहुत उम्मीद है नहीं। वो तो वही ब्रिटिश लेगेसी लेके चली आ रही है और उसी अपने स्टेटस में। और आप कभी जाके कलेक्टर साहब से बात कर लीजिए। एक छोटी सी घटना बताता हूँ, बड़ी मार्मिक है, समझिएगा। हमारे HOD थे प्रोफेसर SC तिवारी साहब। उनका जो टेलीफोन, पुरानी बात है, उनका टेलीफोन जो है नंबर वो शायद कलेक्टर साहब का नंबर होता था पहले, लेकिन अब वो बाद में लग के इनके यहाँ आ गया। तो अब भी कलेक्टर साहब के फोन यहाँ आते रहते थे। तो ये बताते बताते थक गए, तो इनका एक वाक्य रहता था, कहने लगे साहब ये नंबर पूर्व में कलेक्टर का था, अब ये नंबर कलेक्टर साहब का नहीं है और मुझे कलेक्टर साहब का नंबर नहीं पता। ये 3 चीज बता करके और वो फोन रख देते थे। एक दिन कलेक्टर साहब का ही आ गया फोन, तो कलेक्टर साहब ने पूछा कि कौन बोल रहे हैं आप? तो उन्होंने बताया, कहा कि मैं ये नंबर कलेक्टर का था, अब कलेक्टर का नहीं है, नया नंबर मुझे पता नहीं था। 3 वाक्य बोलते थे, क्या वो बोल करके। तो उधर से वो गरजते हुए बोले, भाई ये तो अवमानना हो गई ना उनकी माननीय की। गरजते हुए बोले कि मैं कलेक्टर बोल रहा हूँ। तो तिवारी जी हंस के बोलते हैं, कहते हैं अच्छा एक चीज ये बताइए, आप अपने जीवन में 1 सेकंड के लिए कभी भूल पाते हैं कि आप कलेक्टर नहीं हैं, आप एक नॉर्मल सामान्य नागरिक ह्यूमन बीइंग हैं? कभी वो भाव आपके अंदर आता है? तो वो झटका खा गया उधर आदमी। कहने साहब आप कौन बोल रहे हैं? कहने ये इम्पोर्टेंट नहीं है। कहने मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। फिर वहाँ करके कलेक्टर उनसे मिला, कहने लगे आपने तो मेरा मानस ही झकझोर दिया। लेकिन अभी मैं बताऊँ आपको, हम लोग का जो अनुभव है जी। पिछले 2-3 कलेक्टर्स जो आए हैं वो वास्तव में बहुत संवेदनशील है और बहुत ही संवेदनशील है। और अभी जैसे कलेक्टर केयर बाय कलेक्टर उन्होंने चालू किया है, उसके बड़े अच्छी रिस्पांस। इसी से अब जो कलेक्टर्स आ रहे हैं, भरत यादव रहे हो, चाहिए रहे हो, चाहे उसके मेरा वैसा नहीं। वो बड़े संवेदनशील कलेक्टर्स हैं, वो That's good, समाज that's को good, संभाल के ये चलते हैं। एक और आती है डेवलपमेंट में, एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका आती है कि हमारे अंदर हम पहले एक पशु रहे, पशु से लेकर मानव न्याय समाज के प्रति क्या हमारे अंदर पशुता रहती है जो समय समय पर हावी होती है। कल कैलाश सत्यार्थी हमारे शहर में थे, बलात्कार को लेकर बातें हुई, तो एक यहाँ टेबल पर भी चर्चा हुई कि बलात्कार की जब घटनाएं होती हैं तो सरकार का दोष होता है। तो हमने एक जगह सरकार है बलात्कार नहीं करी, बलात्कार हम लोग करते हैं, तो क्या कंडीशन होती है, इसमें बदलाव की जरूरत है क्या उसको लेकर? हमारे अंदर का पशु जागृत होता है, जैसे आपने कहा कोरोना में डॉक्टर के अंदर का पशु जागृत हो गया, उसने लूट लिया, ऐसे अवसर आते हैं। आपको क्या लगता है समाज में? नहीं, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल उसी में उत्तर छिपा हुआ है। पशुता और उसका जो फंडामेंटल, जिसको ईद कहते हैं, 3 बातों से, ईद, ईगो और सुपर ईगो, ये 3 चीज़ों से मिल करके फ्रॉइड ने कहा था कि ये 3 ईद जो होती है वो फंडामेंटल इंस्टिंक्ट्स होती हैं, जैसे भूख, सेक्स की, प्रजनन की इंस्टिंक्ट, तो ये बड़ी प्रधान होती है। लेकिन जब हम समाज में रहते हैं तो हम इसका परिमार्जन करते हैं। तो ये परिमार्जन सामाजिक मूल्यों द्वारा होता है, कैसे सोशलाइजेशन हो रहा है बच्चे का, उससे होता है। तो ये तो समाज की कमजोरी है। वो पशुता को तो नियंत्रित करना पड़ेगा, वो रहती है, हम में भी रहती है, आप में भी, सब में रहती है, उसका मर्यादित आवश्यक। जबलपुर शहर से जुड़ा सा जी सर। ग्रेनाइट की बात की, भूकंप की याद ताज़ा किया हमने। जी। बड़ा समृद्ध, खनिज की दृष्टि से भी बड़ा समृद्ध शहर है, बहुत। लेकिन बात वही आके टिकती है कि हमारे कर्णधार इस शहर की खनिज संपदा, सांस्कृतिक संपदा को नहीं बचा पा रहे हैं। अब एक नई चीज़ और आई है, ये तो हुआ इसी में कि हमारे कलेक्टर साहब केयर बाय कलेक्टर चला है, कलेक्टर का आपने जिक्र किया, राजनीति शास्त्र से जुड़ा मामला, सोशल साइंस से, एक कलेक्टर को पैरेलल कलेक्टर चलाने की आवश्यकता आप समझते हैं? ये बड़ा हास्यास्पद नहीं है।
केयर बाई कलेक्टर। केयर बाय कलेक्टर। देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो कलेक्टर का पद है ये ब्रिटिशर्स ने सृजित किया था, ठीक है, और ये टोटली रिडंडेंट है, इसकी आवश्यकता नहीं, मैं नहीं समझता। वो उस वक्त इसलिए किया गया था कि हर फटे में ये टांग अड़ा सके और अपनी जो है अधिसत्ता स्थापित कर सकें ब्रिटिशर्स, ठीक है। आप देखिए विकास प्रशासन एक अलग धारा है, लॉ एंड ऑर्डर एक अलग धारा है। कलेक्टर कहाँ आता है इन दोनों में कहीं नहीं आता है। ही इज सिंपली ए स्मॉल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी जो लोकल स्तर पर काम करना चाहिए। और ये जो बहुत ही गंभीर जो ये हम जो बात कर रहे हैं कि समाज में विमर्श कैसा हो, मूल्यों का किस तरह से परिवर्तन हो, स्थापना हो, ये सारी चीज़ें किसी सरकारी तंत्र से नहीं हो सकती। इसको जो है बृहत्तर समाज से, धार्मिक संवाद से हर्ष तिवारी हमारे से नहीं हो सकता। वो तो बहुत सारी बात हुई। एक तरह मूल विषय हम लोगों का रहता है कि शहर के विकास का हमारा क्या स्वप्न है, जो भी यहाँ आता है, एक क्या स्वप्न है आपका कि जहाँ आप शहर में रह रहे हैं, शहर कैसे विकसित हो, कैसा देखना चाहते हैं आप? देखिए साहब, ये शहर जो हमारा है, ये मेरी कुछ जो कह लीजिए स्वप्न है वो कुछ इस तरह का है कि ये बड़ा संवेदनशील शहर हो जाए, ऐसा संवेदनशील हो जाए कि हमारा मोहल्ला हमारा परिवार हो जाए। लोग ऐसे हो कि साहब यदि किसी को दुख मुसीबत तकलीफ आए तो हमारा, पता नहीं पहले ऐसा होता भी था कि पूरा मोहल्ला साथ खड़ा रहता था। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे जब मैं 34 वर्ष पहले यहाँ आया था, तो मुझे पता नहीं कि मेरे बच्चे कैसे बड़े हो गए। वो दादी और कौन काकी और सब लेकर के, वो दीदी थी, वो लेकर, अरे हम देख रहे हैं भैया आप जाइए, आप कोई दिक्कत नहीं। परंतु अब ऐसी स्थिति नहीं है। ये संवेदना आ जाए तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात हो। बाकी तो आप जानते हैं विकास और ये सब चीज़ें, शिक्षा, संवेदना विकसित हो जाए, संवेदना। बहुत विशेष कार्यक्रम और बहुत दिनों बाद हम लोग शुरू कर पाए कार्यक्रम चर्चा चौक से। आज प्रोफेसर रामशंकर जी हमारे साथ थे और शिक्षा और सामाजिक मूल्यों पर बड़ी बात की, और कैसा हम सब लोग वैसा समाज चाहते हैं, राष्ट्र चाहते हैं, उस पर बड़ी गंभीर चर्चा हुई। और निश्चित रूप से बात तो निकलेगी और दूर तक जाएगी, कुछ परिवर्तन होगा। हम सब लोग बात कर रहे थे, राकेश ने भी कहा कि चर्चा चौक हम लोगों ने इसलिए शुरू किया कि एक सूत्रपात हम कुछ तो कर पाए, कुछ आगे बढ़ाए। तो मुझे तो डॉक्टर बशीर बद्र का एक शेर याद आता है कि हम तो दरिया हैं, अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो एक बार फिर धन्यवाद आपका, और अगले सप्ताह में फिर एक नई शख्सियत से रूबरू होंगे शहर के विकास और तमाम सामाजिक मूल्यों को लेकर। तो सब 2 मिनट और आपको 2 मिनट, थोड़ा सम्मान की परंपरा है, थोड़ी सी छोटी सी। अरे यही खड़े सर, राकेश श्रीवास जी, राघो आप आए, धन्यवाद। एक फोटो हो जाए, ये सर राकेश फोटो आओ, राकेश नीलेश जी। अरे सर, आपकी वजह से तो सब सूत्रपात हुआ। विचार मंच के मेंबर जी सर, आइए और आगे सर। अरे थैंक यू, अरे वाह भाई वाह। तो सब लोगों की तरफ से यादगार छोटी सी भेंट। अरे ये तो हमारे लिए जो है तो बहुत बड़ी ट्रॉफी आपने कर दिया। नहीं आप भाई, मेरे लिए ये तो आप लोगों, आपने एक बड़ा वैचारिक हम लोगों को संबल दिया, बड़ी ताकत दी जी, बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद। आइए पेपर में छपने के लिए फोटो अरे बिल्कुल संपूर्ण कवरेज रहता है ना। आइए भैया, ये मुझे भी दे दीजिएगा भैया फोटोज। सब आएंगे बिल्कुल, आपको भी मिल जाएगा। आप ये मुझे जरूर दीजिएगा। शाम तक मिल जाएगा। प्रदीप जोशी हमारे साथ, प्रदीप जी देवेंद्र टाइम्स के संपादक हैं। अरे वाह, नई पत्रकारिता वगैरह। शाम तक सब जी जी जी, क्या बात, थैंक यू सो मच। संपूर्ण कवरेज रहेगा। बेटा एक फोटो लो, एक फोटो लो। महिपाल जी हमारे आध्यात्मिक सलाहकार हैं हम सब लोगों के, सभी वर्ग से जुड़े लोग जी, वही देखिए आध्यात्मिक अभी को ऑफिसर और हो जाए। मन तो मन की बात होनी चाहिए ना, तो लोग मन की बात कर रहे हैं। अरे बाबू
इतना गंभीर शहर में संवेदनशीलता विकसित हो जाए, यही शहर का विकास है। ये बात प्रोफेसर हरिशंकर ने कॉफी हाउस विचार मंच पर कही और हम सब लोग संवेदनशील होना चाहते हैं ताकि एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके। आज के चर्चा चौकसी के विशेष प्रोग्राम में आज इतना ही। अगले शनिवार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।